हेलो। ये क्या हुआ? कैसे हुआ? चलो मैं शुरू से शुरू करता हूँ, आगे से काट देंगे हम, ठीक है? आगे से रिमूव कर देंगे ये वाला पोर्शन हम, ठीक है? चलो शुरू से शुरू करते हैं। सभी को नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है स्टडीफाइड यूट्यूब चैनल पर। आज हम शुरू करने वाले हैं ये कोर्स, जिस कोर्स का नाम है उड़ान कोर्स। ये उड़ान कोर्स शुरू क्यों किया गया, किस पर्पस से किया गया, क्या सोच के किया गया, कब किया गया, ठीक है? पहले ऐसे 2 कोर्सेज आ चुके हैं आप सभी के लिए, और वो कोर्सेज आए गए थे किस लिए लाए गए थे? आपके लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टॉपिक डीआई को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, डेटा इंटरप्रिटेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। ये डीआई सुनने में जो छोटे छोटे अल्फाबेट्स लग रहे हैं ना, ये आपके प्री और मेंस का 40 से 50% कंट्रीब्यूशन रखते हैं, 40 से 50% दोबारा से, ठीक है? तो यहां पे 40% टू 45% अगर ये प्री में आ रहा है और मेंस में भी आ रहा है, और मेंस की डीआई समझना करना इसके बिना आसान नहीं है। आपको पहली 4 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, फिर आप 5वीं सीढ़ी चढ़ते हो। तो ये पहली 4 सीढ़ी है जो मेंस में बड़ी ही कॉम्प्लिकेटेड, बड़ी ही कैलकुलेटिव, बड़ी ही हटके, बड़ी ही डिफरेंट सी जो डीआई आती हैं, उनको तोड़ देने के लिए पहले इधर से उड़ान से आपको डीआई फिनिश करनी पड़ेगी, ठीक है? तो उड़ान कोर्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पहली क्लास आज यूट्यूब पे हो रही है और इसकी आगे की क्लासेस यस ऑफिसर की ऐप पे होने वाली है, तो जो पढ़ना चाहिए यस ऑफिसर की ऐप पर आके सब्सक्रिप्शन लेके कंटिन्यू कर सकता है। अभी हम बात वो नहीं करेंगे, अभी बात करेंगे हम डीआई की। बच्चे आपको पता है कि हमारे ऑल ओवर वर्ल्ड कितना सारा डेटा कलेक्ट होता है, बहुत सारा डेटा कलेक्ट होता है, चाहे वो जनगणना को लेकर हो, चाहे वो पॉवर्टी को लेकर हो, चाहे कॉर्पोरेट में देखा जाए तो उनकी सेल रेवेन्यू, इन सब चीजों को लेकर हो। तो इतना सारा डेटा एनालाइज करने के लिए ना, उनको ऐसे नंबर्स में एनालाइज नहीं किया जाता। सोचो तुम्हारे सामने एक साल में 50 शहरों में बिकने वाले बिस्किट्स का डेटा हो कि कितने कितने पैकेट्स बिक जाते हैं। 50 शहर है, एक साल के 365 दिन है और हर रोज का डेटा है, तो आप उसको पढ़ने लगोगे आप तो कंफ्यूज हो गया, इतना सारा डेटा। उस डेटा को थोड़ा सिंपल फॉर्म में एनालाइज करना है। उन्हें ये देखना है कि सेल बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है बिस्किट पैकेट्स की, उन्हें ये देखना है कि सेल कई कई शहरों में घट रही है, देखना है सेल कई कई शहरों में कांस्टेंट है। तो उनको क्या चाहिए होता है? उनको उस डेटा को सिंप्लीफाई करवाना चाहिए होता है, किसी तरीके से डेटा सिंप्लीफाई हो जाए। और डेटा को सिंप्लीफाई करने के लिए जिस टूल को इस्तेमाल किया जाता है वहां पे होते हैं ग्राफ्स। तो ग्राफ्स के थ्रू वो अपने डेटा को सिंपली समझ सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं और एक किसी न किसी निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं। और इस पूरी प्रोसेस का नाम होता है डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा को सिंप्लीफाई करना, समझना, इवैल्यूएट करना और एक निष्कर्ष पे पहुंचना। आप जो ग्राफ देखते हो ना, ये ग्राफ बनाए इसलिए जाते हैं ताकि चीजें आसानी से समझ आए, आसानी से हमारे दिमाग में बैठ जाए। ऑल्दो आप तो ग्राफ देख के कहते हो कि कहां से आ गया, इसको सिंपल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता हूं, ठीक है? करेंगे सिंपल लैंग्वेज में कन्वर्ट, सीखेंगे क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं, ठीक है? आपको आज की क्लास की पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल में जरूर शेयर करूंगा, @certified PDF टेलीग्राम चैनल, ये इसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है और आप सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हो। ये बहुत जरूरी चैनल है, इसमें जरूर आप रहिएगा। और इसके साथ साथ ये सब आप जानते हैं, मैं आराम से बात करता हूं इस बारे में। अभी हम शुरू करते हैं, ठीक है? पहले हम पढ़ाई पे बात करने वाले हैं, बहुत जरूरी। तो सबसे पहली चीज जो आपको यहां पे समझनी है कि डेटा इंटरप्रिटेशन का आप सभी के लिए मतलब क्या है। इसका किताबी मतलब या मतलब जो एक्चुअल मतलब वो मैंने आपको बता दिया कि डेटा को रिव्यू करना, समझना, एनालाइज करना होगा, एक आउटकम तक पहुंचना, वो उसका किताबी मतलब है। असली मतलब आपके लिए क्या है? आपके लिए यहां पे सिंपली मतलब है गिवन ग्राफ को समझना। आपके लिए इसका क्या मतलब है? गिवन ग्राफ को समझना है, उसके डेटा को सिंपलर फॉर्म में लिखना है, सिंप्लीफाई करना है उसके डेटा को, और जब वो डेटा सिंप्लीफाई हो जाए तो उस डेटा पे बेस्ड जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उसको सॉल्व करना, ठीक है? ये आपका काम है, ये आपके लिए मतलब है डेटा इंटरप्रिटेशन का, ठीक है? सभी के सभी बच्चे ध्यान से समझिएगा, ठीक है? सेशन आप सारे के सारे बच्चे एक बार लाइक जरूर कर देना एक साथ, बहुत ही फोकस और बहुत ही अंडरस्टैंडिंग के साथ अपनी पूरी क्लास को अच्छे से समझना। सेशन को लाइक करेंगे एक बार सारे बच्चे, ठीक है? सो डेटा इंटरप्रिटेशन, सबसे पहले आपको क्या करना है? गिवन ग्राफ को समझना है, डेटा को सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई करके उस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे उनको सॉल्व करना, ठीक है? डेटा किस किस फॉर्म में आपके सामने रखा जाता है उसके बारे में बात करेंगे। डेटा आपके पास आपके 4 मेन ग्राफ होते हैं, उनके फॉर्म में रखा जाता है, जिसमें आप सबसे पहले लेंगे, सबसे सिंपल लेंगे, जिसको हम टेबल या फिर टेबुलर कह देते हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे आपके पास अगला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिसको हम पाई चार्ट कह देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वन जिसको हम लाइन ग्राफ कह देते हैं, एंड द नेक्स्ट वन जिसको हम बार ग्राफ कह देते हैं, ठीक है? ये 4 बेसिक स्तंभ हैं आपके डेटा इंटरप्रिटेशन के। इन 4 से शुरुआत होती है, ठीक है? इन 4 से शुरुआत होती है। अब ऐसे कहा जाए तो इसके अलावा हम स्कैटर भी बना सकते हैं, रडार भी बना सकते हैं, इसके अलावा हम बहुत कुछ बना सकते हैं, पर आपके बेसिक लेवल पे इन 4 से हम शुरुआत करते हैं और इन चारों को समझते हुए फिर हम अलग अलग टाइप के ग्राफ्स की भी बात करते हैं और उनसे भी सीखने की कोशिश करते हैं, ठीक है? ये तो आगे आपका ग्राफिकल मोड, ये सारे के सारे आपके ग्राफ के फॉर्म में आते हैं। अब ग्राफ के अलावा आपका एक और इसके अंदर इंपॉर्टेंट टाइप होता है जिसको हम बोलते हैं लैंग्वेज बेस्ड डेटा, जहां लैंग्वेज दी जाती है। और लैंग्वेज दी जाती है, आपके लिए लिखा जाता है पूरा स्टेटमेंट्स, बड़े बड़े पैराग्राफ्स आपके सामने रखे जाते हैं। उस पैराग्राफ में को आपको ढंग से समझना होता है, क्योंकि उसमें उस पैराग्राफ में डेटा को बिखेर बिखेर के लिखा होता है। उस बिखरे हुए डेटा को कलेक्ट करना होता है और उसको कंबाइन करना होता है, और उस फॉर्म को हम बोल देते हैं केसलेट डीआई। क्या बोल देते हैं बच्चा जी? केसलेट डीआई। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके प्री और मींस दोनों में पूछी जाती है। इसमें से आपको डेटा को पढ़ना होता है, उसको सिंप्लीफाई करना होता है, उसको एक सिंपलर फॉर्म में लिखना होता है और उस सिंपलर फॉर्म में लिखे गए डेटा का इस्तेमाल करते हुए उस पे बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। बार बार आप एक वर्ड यूज करो, सर क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने में क्या मतलब हुआ, कैसे क्वेश्चंस आते हैं इनके ऊपर? आपके पास बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन से मॉडरेट क्वेश्चन और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पे बनाए जा सकते हैं। जैसे सिंपली मान लीजिए आपको डेटा दे दिया जाए, बहुत सिंपल सा डेटा मैं आप सभी के सामने रखूंगा। मान लीजिए ये एक सिंपल सा डेटा मैंने आप सभी के सामने रखा, सिंपलेस्ट फॉर्म। मान लो मैं इनकम की बात कर रहा हूं, इस पर्सन की इनकम है 50,000 रुपए प्रति महीने, इसकी इनकम है 40,000 रुपए प्रति मंथ, इसकी इनकम है 35,000 रुपीज पर मंथ, इसकी इनकम है 55,000 रुपीज पर मंथ, इसकी इनकम है 60,000 रुपीज पर मंथ, ठीक है? अब इसमें इतना सिंपल क्वेश्चन भी बनाया जाता है जब आपके आरआरबी क्लर्क वगैरह के पेपर हो कि ए की इनकम और बी की इनकम की रेशियो क्या होगी आपस में। ऐसा क्वेश्चन तक बनाया जा सकता है कि इनकम ऑफ ए प्लस बी एंड इनकम ऑफ सी प्लस डी की क्या रेशियो होगी।
इतना तक बनाया जा सकता है कि इनकम जो डी की होगी वो कितने प्रतिशत ज्यादा होगी या कम होगी इनकम ऑफ ई से। ऐसा क्वेश्चन तक बनाया जा सकता है। ऐसा तक बनाया जा सकता है कि एवरेज ऑफ एबीसी विल बी हाउ मच मोर और लेस देन एवरेज ऑफ बीसीडी। ऐसा तक पूछा जा सकता है अगर उसने सिंपल टू सिंपल पूछना है आपसे। ठीक है, कई बच्चे सोच रहे होंगे सर इतना ज्यादा लिख रहे हो सर, अभी तो तुम्हारा चैप्टर शुरू हुआ है नालायकों, लिखना क्या, कॉपी खाली कर दूंगा पूरी की पूरी। तो काली कॉपी ऑलरेडी सफेद कर दूंगा पूरी की पूरी। आप अभी रुको तो सही, आप अभी सीखो तो सही। उसके बाद सिंपल टू सिंपल फॉर्म में वो ये भी पूछ सकते हैं कि अगर एज इनकम, यहां पे एक्सपेंडिचर की बात कर सकते हैं, वो एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज 2500 रुपीज, फाइंड सेविंग्स ऑफ बी इज व्हाट परसेंटेज ऑफ इनकम ऑफ डी इफ बी saves 20% more than A। ठीक है, ऐसे बना भी सकता है वो, थोड़ा सा हल्का सा कॉम्प्लिकेशन इंफ्यूज करते हुए। तो अब बात आती है कि आपका एग्जामिनर करता क्या है। आपका एग्जामिनर दिए गए डेटा को, गिवन डेटा को बहुत ही ज्यादा बेसिक लेवल पे यूज कर सकता है। बेसिक लेवल पे यूज करने का क्या मतलब है? बेसिक लेवल पे यूज करने का मतलब है कि ओनली यूज गिवन डेटा एंड डू मैथमेटिकल ऑपरेशंस। मतलब आपके सामने है कि आपको ये डेटा दे दिया, इसका कोई ग्राफ बना के दे देता, मान लो या टेबल बना के दे देता, तो कहता सिर्फ यही डेटा यूज करो और मैथमेटिकल ऑपरेशन करो। जैसे कि कुछ भी मैथमेटिकल ऑपरेशन हो सकते हैं, इजी टू लेके कॉम्प्लिकेटेड तक कैसे भी मैथमेटिकल ऑपरेशन हो सकते हैं। जैसे कि a प्लस बी और d प्लस e की रेशियो क्या है, जैसे कि एबीसीडी सारे जोड़ के सी जो है इन सबका सम का कितना परसेंटेज है, ये पूछ सकता है आपसे। या फिर ये पूछ सकता है कि ई जो है ईडी का जो एवरेज है वो बी और सी के एवरेज से कितना ज्यादा कितना कम है, पूछ सकता है ना। सिर्फ गिवन डेटा पे घुमा सकता है आपको बार 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 बार। वो पूछ सकता है कि पहले तीनों का सम और इन दोनों के डिफरेंस के बीच की रेशियो क्या है। वो ये पूछ सकता है कि डी और ई का जो डिफरेंस है वो इन सबका मिला के कितना परसेंटेज है। पहला तरीका तो ये हो गया, जब वो गिवन सारे डेटा की इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए उस पे मैथमेटिकल ऑपरेशंस लगा रहा है। पहला तरीका तो ये हुआ। दूसरा तरीका, जब वो गिवन डेटा में जो दिया गया है, गिवन डेटा के साथ कोई नया डेटा कनेक्ट कर दे, ये उसका दूसरा तरीका है। गिवन डेटा के साथ कोई नया डेटा कनेक्ट कर दे, जैसे कि यहां पे 5 लोगों की इनकम आपको दी गई है, किसी छठे या 7वें पर्सन की बात शुरू कर दे, कह दे जी एफ और जी का जो डिफरेंस है ना, वो डिफरेंस वही है जो ए और बी का है, और कह दे एफ और जी का जो सम है ना, वो सम वही है जो डी और ई का है। तो इन दोनों का सम आ गया, इन दोनों का डिफरेंस आ गया। वो आ जाने के बाद बोले कि एफ अपनी इनकम में से 30% सेव करता है, तो उसका एक्सपेंडिचर कितना होगा, ये क्वेश्चन बना के पूछ सकता है वो। मजेदार। अब वो नया डेटा देने लग गया। अब वो देते इस तरीके से कि सी की जो इनकम है उसमें से 40% वो उठा के सिंपल इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट कर देता है, जहां पे उसको 30% इंटरेस्ट मिलता है 1 साल का। तो बताओ 2 साल में इंटरेस्ट कितना आएगा। मतलब उसने क्या किया, गिवन डेटा को पकड़ के खींच दिया। अब वो खींच के उसमें नया नया डेटा डालेगा और उस पर क्वेश्चन पूछेगा। वो बोले कि डी जो है अपनी इनकम में से 10% रेंट में देता है, बचे हुए का 20% वो अपने बच्चे की स्कूल के लिए खर्च करता है, बचे हुए का 10% वो अपने घर का रेंट देता है, बचे हुए का 5% वो अपने घूमने के लिए इस्तेमाल करता है, और बाकी बची हुई सैलरी वो अपनी बीवी के हाथों में थमा देता है। तो बताओ उसने अपनी बीवी के हाथों में कितनी सैलरी थमाई। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। गिवन डेटा को एक्सटेंड भी कर सकता है वो, कुछ भी नया डाल देता है। तो ये 2 तरीके होते हैं जिससे वो डेटा आपसे क्वेश्चन पूछता है। एक तो कहेंगे हम गिवन डेटा की हल्की सी इस्तेमाल करते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा के उसके ऊपर काम करना। गिवन डेटा के ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशंस लगाए और उसके ऊपर काम किया, उसके ऊपर आपको क्वेश्चंस दिए, और एक गिवन डेटा को मैनिपुलेट करके उसमें नया डेटा ऐड करके, कुछ नया रेफरेंस ऐड करके, कुछ नया कॉन्टेक्स्ट ऐड करके आपसे वो सवाल बना के पूछ लेता है। इसको हम कहते हैं दूसरा तरीका। क्लियर और नॉट? जल्दी बताएंगे एक साथ सारे के सारे बच्चे, क्या बेसिक फंडामेंटल मीनिंग ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन आप सभी को क्लियर है कि कैसा सवाल बन सकता है, कैसा डेटा हो सकता है, क्या एक बेसिक थिंग है, उसको समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज आप सभी के सामने आती है, हम बात कर रहे हैं यहां पे टेबल की। टेबुलर, ये जो टेबुलर वाला सेक्शन है, टेबल वाला सेक्शन है, पेंसिल नाम इसका टेबुलर है, बेसिक वाला नाम इसका टेबल है। ठीक है, ये 2 चीजें हैं। इसको रो और कॉलम की मिला जुला के रो और कॉलम से एक सेट बनाया जाता है इस तरीके से दिखने वाला। ठीक है, जिसमें इनको रोज बोल दिया जाता है, सारी रोज है, ये कॉलम्स हैं, और इनको मिला जुला के आप सभी के सामने एक पूरा का पूरा डेटा बनाने के लिए बेस रेडी हो जाता है। ठीक है, और यहां पे ये कुछ भी दे सकता है, जैसे कि मान लीजिए वो दे रहा है कि कितने बॉयज हैं, कितनी गर्ल्स हैं 3 अलग अलग स्कूलों में, ये डेटा दे दिया। मान लीजिए यहां पे वो बहुत बेसिक लेवल पे 500 और 300 दे दे आपको, यहां पे 250 और 350 दे दे, यहां पे 190 एंड 710 दे दे आपको 900। तो ये जो डेटा है इसको बोलते हैं टेबल का स्ट्रक्चर। इसको हम मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ डेटा बोलते हैं, मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ डेटा बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपको किसी ग्राफ को समझना नहीं होता। इसमें आपको किसी ग्राफ को बिना बात का मतलब घुसना नहीं पड़ता कि एक छोटी छोटी बारीक लाइन को देखने की जरूरत नहीं पड़ती, बार की लेंथ देखने की जरूरत नहीं पड़ती, सब कुछ आपको के आगे लिखा हुआ होता है। इसको बोलते हैं टेबुलर डेटा। बट इसके अंदर वो एक बड़ा खेल, बढ़िया खेल देता है। आजकल क्या करता है वो, इसमें इक्का दुक्का जगह वो वेरिएबल डाल देता है। जैसे कि वो क्या करेगा, यहाँ पे उसने क्या कर दिया, के डाल दिया। ठीक है, यहाँ के डाल दिया इसने, ये ब्लैंक उसने खाली छोड़ दिया। वो ऐसा कर देगा, वो क्या करेगा, यहाँ पे वो उठा के एम डाल देगा, एम डाल देगा, और ये वाला ब्लैंक को खाली छोड़ देगा, ऐसा कर देगा। फिर एम और के निकालने के लिए वो एक लैंग्वेज लिख के देगा, बोलेगा के इज डबल ऑफ एम एंड girls in B are 20% more than boys in A।
तो ऐसे करके आप गर्ल्स का डेटा निकाल लो, के निकल जाएगा, के निकल गया तो एम निकल जाएगा, सब कुछ निकल जाएगा। तो वो ऐसा बिना बात का वेरिएबल डालता है, फिर स्टेटमेंट देके उसको निकालने की बात भी करता है। ये कर लेता है वो कई बार आपकी। अभी प्री ओरिएंटेड बातचीत कर रहा हूं, मेंस में नहीं घुस रहा, ठीक है। तो ये एक फॉर्म है उसका, डेटा लगाने का, डेटा दिखाने का, डेटा समझाने का, इसको बोलते हैं टेबुलर या फिर टेबल। उसके बाद अगला फॉर्म क्या आता है? अगला फॉर्म में आप सभी के सामने जो रख रहा हूं वो आता है पाई चार्ट। पाई चार्ट, ठीक है। अब पाई चार्ट एक सर्कुलर मैनर में, सर्कुलर फॉर्म में दिया गया डेटा, ठीक, एक सर्कुलर फॉर्म में जो है आपके सामने रखा गया डेटा, ऐसा 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 कुछ बनाया हुआ होता है। दिखाऊं आपको? कुछ ऐसा बनाया हुआ होता है। इस फॉर्म को बोलते हैं पाई चार्ट। क्या बोलते हैं इस फॉर्म को? पाई चार्ट। इस फॉर्म को हम पाई चार्ट बोलते हैं। और इस पाई चार्ट के अंदर क्या है आप देख पा रहे हो, इधर परसेंटेज लिखी हुई है, लिखी हुई है ना, और इधर देख पा रहे हो इसी पाई चार्ट में डिग्री लिखी हुई है। डिग्री तो एंगल दर्शाती है ना, और परसेंटेज एक टर्म है जो बचपन में सुनते आ रहे हैं, जो हमेशा हमारे काम आते हैं एग्जाम में, है ना। तो एक तरफ परसेंटेज में बात की गई है, एक तरफ डिग्री में बात की गई है, और एक तरफ परसेंटेज, एक तरफ डिग्री, और इधर कुछ एग्जैक्ट डेटा लिखा गया। तो ये डेटा आपको सिखाने के लिए लिखा गया है कि क्या होता है डिग्री, क्या होता है परसेंटेज, और कैसे इसका ग्राफ बनता है। तो एक बार जो इस तरफ लिखा गया है ना, इस तरफ लिखी गई वैल्यू को भूल जाइए आप, सिर्फ इस तरफ लिखी वैल्यू को ध्यान से पढ़िए। उसने कहा है कि एक जू की बात कर रहे हैं हम, चिड़ियाघर, वहीं जहां से भागे हुए हो तुम, कुछ कुछ सारे तो नहीं, कुछ कुछ भागे हुए हैं। तो यहां बात हो रही है चिड़ियाघर की, और यार चिड़ियाघर में जो डेटा दिया गया ध्यान से सुनिएगा कि यहां पे कुल मिला के 1000 लोग हैं जो विजिट करते हैं। उन 1000 लोगों में से 250 जनवरी के अंदर गए, 200 फरवरी में गए, 150 मार्च में गए, 300 अप्रैल में गए, मई में 100 लोग गए। तो ये एक तरीके से कंप्लीट डेटा है, ये एक बेसिक लेवल पे डेटा है। पर वो क्या करता है, वो आपको इतना आसान डेटा नहीं देता। वो कहता है चलो इन बच्चों की थोड़ी सी फिरकी लेते हैं। फिरकी कैसे लेते हैं? वो कहता है कि चलो हम पाई चार्ट बनाते हैं। आपको पता है कि 1000 जो है वो टोटल लोग हैं, 1000 जो है टोटल लोग हैं। टोटल लोग कितने बच्चों? 1000। वो क्या कहता है? वो कहता है कि यार एक बात बताओ, ये जो 250 है ये 1000 का कितना परसेंटेज है? ये जो 250 है ये 1000 का कितना परसेंटेज है? जरा देखना। तो हमने देखा 25% है। फिर कहता है जो 200 है ये 1000 का कितना परसेंटेज है? मैंने कहा जी 20% है। फिर कहता है जी ये 150 जो है ये 1000 का कितना परसेंटेज है? तो मैंने कहा जी 15% है। ये जो 300 है ये 1000 का कितना परसेंटेज है? मैंने कहा जी 30% है। ये जो 100 है ये 1000 का कितना परसेंटेज है? मैंने कहा जी 10% है। कहते हैं इन परसेंटेज का कुछ करते हैं, परसेंटेज से कुछ करते हैं। बच्चा घबराए तो सही, थोड़ा घबराए तो सही, उसको क्या पता वो पढ़ के किससे आ रहा है। ऐसे कैसे घबराएगा, ऐसे कैसे घबराएगा भैया, तुमको घबराने थोड़ी देंगे पेपर में। तो अगर आप ध्यान से देखो तो आपको 25%, 20%, 15%, 30% और 10% दिखाई दे रहा होगा। 25%, 20%, 15%, 30%, 10%। ये आया कैसे है कि टोटल वैल्यू अगर 1000 है तो उस 1000 का ये 250 25% है, उस 1000 का ये 200 20% है, उस 1000 का ये 150 15% है, उस 1000 का ये 300 30% है, उस 1000 का ये 100 10% है। तो वो कहता है कि अगर मैं ऐसा कुछ करूं कि कंप्लीट 1000 को मान लूं 100%, उस कंप्लीट 1000 को मान लूं मैं 100%, तो उस 100% में से 25% जनवरी है, 20% फरवरी है, 15% मार्च है, 30% अप्रैल है, और मई है 10%। तो उसने कहा, उसने क्या कहा बच्चों, सुनना उसकी बात ध्यान से, कान लगा के सुनना, कि अगर मैं मान लूं कि ये वैल्यू है 100%, तो ये वैल्यू हो गई 25%, ये वैल्यू हो गई 20%, ये वैल्यू हो गई 15%, ये वैल्यू हो गई 30%, ये वैल्यू हो गई 10%। मान ये कर लिया हमने। फिर वो कहता है कि अगर मैं लिख रहा हूं कि टोटल है 100%, तो ये वैल्यूज इतना इतना परसेंटेज है, बट कर तो अभी भी मैं टेबल पे रहा हूं। कुछ कॉम्प्लिकेशन करते हैं ताकि बच्चा डरे, तो कहते हैं थोड़ा फैंसी वर्ड ढूंढ के लाता हूं, थोड़ा सा फैंसी वर्ड। उसने डिक्शनरी उठाई, उसको फैंसी वर्ड मिला परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन। परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब, डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब होता है? डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब होता है? डिस्ट्रीब्यूशन मतलब आपके पास मान लो एक पतीला भर के लड्डू हैं, टोटल पतीला भर के लड्डू हैं, उन लड्डुओं को बांट दिया, लड्डुओं को बांट दिया, मतलब टोटल परसेंटेज को बांट दिया। टोटल परसेंटेज कितना होता है? टोटल परसेंटेज कितना होता है? टोटल परसेंटेज हमेशा 100% होता है, बेस वैल्यू 100% होती है। 100% को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यानी कि बांट दिया, 100% को बांट दिया, यही तो है परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन। तो कहता है कि ये जो बनाया है आपने, चलो इसको इस रूप में दर्शाएं और इसको बना दें हम परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन, और दे दें इनको कि टोटल वैल्यू है 1000, टोटल वैल्यू है 1000, और 1000 टोटल वैल्यू है, टोटल विजिटर्स इज इक्वल टू 1000, वो ऐसा दे देगा आपको। और उसके बाद ये स्ट्रक्चर दे देगा जिसको हम अंग्रेजी भाषा में पाई चार्ट कहते हैं, और वो सोचेगा मैंने कॉम्प्लिकेशन बढ़ा दी। अरे कैसी कॉम्प्लिकेशन बढ़ा दी, मेरे शेर ऐसे हैं, ये डेटा आप नहीं पता आपको, इस डेटा को भूल जाओ, आपको सिर्फ मान लो इतना डेटा दे दिया जाए, सिर्फ इतना डेटा। तो अगर आपको पता है कि टोटल विजिटर्स 1000 है और उनका परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन यहां पे दिया गया है, मतलब परसेंटेज को बांटा गया है यहां पे, तो टोटल परसेंटेज तो 1000 ही 100% ही होता है ना, तो 100% का मतलब 1000 है। तो 25% का मतलब 25% ऑफ 1000 यानी कि 250 हो जाएगा, 20% ऑफ 1000 यानी कि 200 हो जाएगा, 15% ऑफ 1000 यानी कि 150 हो जाएगा, 30% ऑफ 1000 यानी कि 300 हो जाएगा, और 10% ऑफ 1000 यानी कि 100 हो जाएगा। तो इसको उसने इस डेटा को उसको सिंपली ना लिख के उसने ऐसे लिखा, और सोचा आप डर जाओगे, अरे आप तो कर जाओगे। तो अभी हम एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हैं, और उस अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के चलते मैं आपको एक पाई चार्ट खुद बना के दे रहा हूं, जिसके अंदर आप मेरे को बताओगे कि क्या क्या कैसे कैसे चलेगा। ठीक है, मैंने दिया यहां पे 25%, 12.5%, 37.5%, 10%, 20%। ठीक है, ये दिया मैंने आप सभी को।
ठीक है, ये दिया मैंने आप सभी को। और अब आपने मेरे को बताना है, ये जो है बेसिकली ये डेटा जो है वो है P का, ये डेटा है Q का, ये डेटा है R का, ये डेटा है S का, ये डेटा है T का। तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात हो रही है और टोटल स्टूडेंट्स जो हैं वो हैं 4800। तो मुझे बताओ हर एक स्कूल में कितने कितने बच्चे होंगे। तो यहाँ पे बेसिकली एग्जामिनर ने आपको क्या कर दिया, एक परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया, एक परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया, परसेंटेज, वो ऐसी भाषा लिखेगा, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 5 डिफरेंट स्कूल्स PQRST, total students in all 5 schools together। ये डेटा दे दिया आपको। अब आप इतने तो प्रो हो चुके हो ना कि इस डेटा को उधेड़ के पकड़ के निचोड़ पाओ कि भैया अगर आप परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हो 5 अलग अलग स्कूलों की जिनका नाम है PQRST और टोटल स्टूडेंट्स उन 5 स्कूलों में मिला के 4800 है, तो क्या मैं इंडिविजुअली बताने में घबराऊंगा? बिल्कुल भी नहीं घबराऊंगा कि भैया जी अगर टोटल स्टूडेंट्स 4800 है, इसका सिंपली मतलब क्या हुआ कि 100% की वैल्यू है 4800। तो मुझे पता है कि मेरी बेस वैल्यू क्या है, बेस वैल्यू है 100% और 100% बराबर है 4800 का, तो मेरी 4800 ही है बेस वैल्यू। तो मुझे ये सारे परसेंटेज जो कैलकुलेट करने हैं, ये कैलकुलेट करने हैं किसके, ये कैलकुलेट करने हैं 4800 के। तो सबसे पहले P की बात करूं तो P, फिर Q, फिर R, फिर S, फिर T। तो P की वैल्यू क्या है 25%, 25% ऑफ 4800, 1/4 ऑफ 4800 यानी कि 1200, 12.5%, 1/8 ऑफ 4800 यानी कि 600, 10% ऑफ 4800 यानी कि 480, 37.5% होता है 3/8, ये 12.5% का 3 गुना होता है, 12.5% का 3 गुना 1/8 का 3 गुना यानी कि 3/8, इसका 3/8 करूंगा तो 600 का 3 गुना 1800 आएगी बच्चों वैल्यू। आगे बढ़ते हुए 15% निकालना है मुझे 4800 का, 10% होगा 480 और 5% होगा 240, सम आ जाएगा 720। ठीक है, वैसे तो हम जानते हैं कि इन सब का सम क्या होगा, बट फिर भी दिल की तसल्ली के लिए एक बार करके देख लो। 1200 और 600, सुनना, 1200 और 600 1800, 1800, 1800 एंड 400 कितना हो गया 2200, 2200 एंड 1800 हो गया 4000, 4700 हो गया 4700, 4780, 4780 एंड 2040 800। ऑब्वियस सी बात है इन सबका सम 4800 के बराबर ही आना चाहिए। और ऊपर से इनकी इंडिविजुअल परसेंटेजेस कैसे बनी है आपको पता है ना, आपको पता है ना ये परसेंटेजेस कैसे बनी होंगी, पर फिर भी मैं बताऊंगा क्योंकि मैं आप सभी के लिए यहाँ पे आपको एक छोटी छोटी चीज समझाने आया हूं। तो मैं एक छोटी से छोटी चीज बार बार बताऊंगा ताकि आपके दिमाग में बैठे। 4800, 4800, 4800, 4800, 4800। तो मैं देख रहा हूं, समझ रहा हूं बड़े प्यार से कि 1200 जो है, ये पहले वाली वैल्यू 1200 जो है 4800 का कितना परसेंटेज है, 1/4, 4 से काटोगे 25%। 600 इस 4800 का कितना परसेंटेज है 1/8, 1/8, 1/8, 1/8 into 100 यानी कि 12.5%। उसके बाद 480, 4800 का कितना परसेंटेज है, 480 से 4800 काटूंगा 1/10 यानी कि 10%। ये देखो ये लिखा हुआ, इसको देखोगे 1800 कितना प्रतिशत है 4800 का, 20 से 20 काट दी 6 18, 6 48, 3/8, 1/8 होता है 12.5%, तो 3/8 होगा 12.5% का 3 गुना यानी कि 37.5%। तो ये ऐसे आया है। और उसके बाद आगे बढ़ते हुए 4800 और लास्ट आ गया 720, 3/20 यानी कि इससे काटोगे 5 बार 15% आएगा और ये 15% तुम्हारे सामने है। तो ये मतलब होता है परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन का, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन का ये मतलब होता है। आई थिंक सबको समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब इसके अगले एस्पेक्ट को पकड़ते हैं। जो अगला एस्पेक्ट है इसका डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वापस जाता हूं। मैं देख पा रहा था, मैं समझ पा रहा था, मैं देख पा रहा था, मैं समझ पा रहा था कि भाई यहां पे एग्जैक्ट वैल्यूज तो लिखी हुई हैं, एग्जैक्ट वैल्यूज तो लिखी हुई हैं, उसके परसेंटेजेस यहां लिखे हुए हैं, साथ ही कुछ डिग्री में भी लिखा हुआ है। ये डिग्री में क्या लिखा हुआ है, डिग्री में क्या लिखा हुआ है, तो डिग्री में कुछ ऐसा लिखा हुआ है बच्चों। बच्चों एक बात बताओ, बचपन में तुम ऐसे एंगल बनाते थे ना, ऐसे एंगल बनाते थे, ये कुछ 45 डिग्री का एंगल होता था, याद है? ये 90 डिग्री का कोण होता था, 90 डिग्री का एंगल होता था, याद है? याद है कि याद है? ये 135 डिग्री का एंगल होता था, याद है? ये 180 डिग्री का एंगल होता था, याद है? याद है कि नहीं है ये बताओ? वैसे ही एक 270 डिग्री का एंगल होता था, कुछ याद आया? वैसे ही एक 360 डिग्री का एंगल होता था जो पूरा गोल एंगल होता था। मतलब ये जो एंगल होगा ये बेसिकली होगा 360 डिग्री का कंप्लीट गोल एंगल। तो इन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने बोला कि बच्चों ये एक सर्कल है, ठीक है, ये एक सर्कल है, इसके अंदर ये जो पूरा का पूरा कोण है, ये पूरा का पूरा कोण है जो कंप्लीट टोटल वैल्यू है, ये टोटल वैल्यू तो दिखाती है 360 डिग्री को, ठीक है। तो इस 360 डिग्री को टोटल मान के इसमें से 45 डिग्री अलग कर दिया, 90 डिग्री अलग कर दिया, 60 डिग्री अलग कर दिया, ऐसे चलता जाता है। इसके अलग अलग टुकड़े कर देते हैं। कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्री और उसमें से अलग अलग डिग्री अलग अलग हिस्सा बताने के काम आती है। सर कैसे, ये तो बताओ। मैं बता रहा हूं ना, लाइक अभी तो शुरू हुआ मैं। जैसे आप सभी ने जोड़ा 10, 25, 20, 15, 30, इन सबका सम जो आया वो आया 100, इन सबका सम जो आया वो आया 100% आया ना। और 100% में से 25% इधर, 20% इधर, 15% इधर, 30% इधर और 10% इधर गया ना। वैसे ही ये इन सबका सम करोगे ना तो यू विल सी 360 डिग्री, 360 डिग्री। और 360 डिग्री में से 90 डिग्री यहाँ पे, 72 डिग्री यहाँ पे, 54 डिग्री यहाँ पे और 108 डिग्री यहाँ पे और 36 डिग्री यहाँ पे जाते हैं।
मैं देख पा रहा हूं मुझे 360 डिग्री दिखाई दे रहा है, 360 डिग्री, क्योंकि 360 डिग्री के रिस्पेक्ट में ये सारी बातें हो रही हैं। 360 डिग्री 360 डिग्री 360 डिग्री में से सबसे पहले मुझे 90 डिग्री, 72 डिग्री, 54 डिग्री दिखाई दे रहा है। 90 डिग्री, 72, 54, 108, 36, ये सब दिखाई दे रहा है। तो क्या मैं कह सकता हूं 90 से काटूंगा तो एक तरीके से 1/4 पार्ट की बात हो रही है, 1/4 पार्ट की बात हो रही है। 72, 36 से काटूंगा, ये 72 से काटूंगा 1/, नीचे 5 आएगा, तो क्या ये कह सकता हूं मैं कि 1/5 पार्ट की बात हो रही है? सही बात है। 54 से छोड़ो, 18 से काटूंगा 3/20 आएगा, 18 से काटूंगा 3/20 आएगा, तो क्या ये 3/20 पार्ट की बात हो रही है? सही बात है। 36 से काटूंगा 3/10 आएगा, क्या ये 3/10 पार्ट की बात हो रही है? और अगर 36 से काटूंगा तो 1/10 आएगा, तो ये 1/10 पार्ट की बात हो रही है। सही बात। अरे बच्चों, हमारे जो ये वैल्यूज थी 25%, 20%, 15%, 30%, 10% थी, तो ये क्या वही फ्रैक्शन ही तो आ गई? 25% का मतलब 1/4 होता है, 20% का मतलब 1/5 होता है, 15% का मतलब 3/20 होता है, 30% का मतलब 3/10 होता है, 10% का मतलब 1/10 होता है। तो बात तो घूम फिर के वही है, पहले परसेंटेज की तरफ से थी, पहले परसेंटेज वही बात बोल रहा था, पहले बोल रहा था कि टोटल हिस्सा 100 है, तो उसमें से 25 हमारी वैल्यू फर्स्ट वाली आती है। इस बार ये बोल रहा है टोटल 360 डिग्री है, तो उसमें से 90 डिग्री हमारी पहले वाली वैल्यू आती है। घूम फिर के दोनों 25/100 हो, वो भी 1/4 बोल रहा है, 90/360 हो, ये भी चिल्ला चिल्ला के 1/4 बोल रहा है। मेरी बात समझ आ रही है सबको अच्छे से? तो अब इन सब चीजों को हमने डिग्री के फॉर्म में कैसे देखना है? देखो, जैसे पिछली बार आप क्या करते थे, जो आपकी कंप्लीट वैल्यू थी, सारे के सारे टूरिस्ट मिला के जो जू में जा रहे थे, सारे के सारे विजिटर्स मिला के जो जू में जा रहे थे, वो 1000 थे ना, कंप्लीट वैल्यू 1000 थी ना, तो पहले आप क्या कर रहे थे, 100% आपका 1000 के बराबर होता था। इस बार 360 डिग्री आपका 1000 के बराबर हो जाएगा, बस ये फर्क हो जाएगा, बस और कोई फर्क नहीं है। ठीक है, 360 डिग्री की वैल्यू 1000 आ जाएगी, तो यहां से अगर आप देखोगे 1 डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1000/360। 2 से काटोगे आप तो 50/18 आ गई वैल्यू, फिर 25/9 आ गई वैल्यू। तो 1 डिग्री का मतलब आ गया 25/9। 1 डिग्री का मतलब क्या आ गया? 25/9। अगर 1 डिग्री का मतलब है 25/9, तो जब तुम इसको 25/9 से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें 250 मिलेगा। करके देखो, 90 को मल्टीप्लाई कर दो 25/9 से, 250 मिलेगा। 72 को मल्टीप्लाई कर दो 25/9 से, तुम्हें 200 मिल जाएगा। 54 को मल्टीप्लाई कर दो 25/9 से, तुम्हें 150 मिल जाएगा। 108 को तुम मल्टीप्लाई कर दो 25/9 से, तुम्हें 300 मिल जाएगा। तुम 36 को मल्टीप्लाई कर दो 25/9 से, तुम्हें 100 मिल जाएगा। ठीक है, बट ये वाला पार्ट ना सच में सुनने में भी और करने में कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसलिए यहां पे एक नई चीज का जन्म होता है कि सर, जब एग्जामिनर डिग्री में लिख के दे तो मैं इसको परसेंटेज में ना कन्वर्ट कर लूं। अगर डिग्री में देगा, मैं उसको उठा के परसेंटेज में कन्वर्ट कर लूंगा, इससे मेरा काम आसान हो जाएगा। मैंने कहा बात तो ठीक कह रहा है यार, गलत तो नहीं कह रहा, क्योंकि डिग्री में ना अजीब हो जाता है। डिग्री में देखो, ये 360 डिग्री है, अगर यहाँ पे कुछ 7200 होती वैल्यू या 2400, यहाँ पे कुछ ऐसी वैल्यू होती जो 360 से सीधी सीधी कट जाती, तब तो मेरा काम आसान था। बट ये तो सीधी सीधी कट ही नहीं रही, बन रहा है 25/9, 1 डिग्री की वैल्यू आ रही है 25/9, इससे तो मेरा काम बढ़ के खड़ा हो गया। फ्रैक्शनों से मल्टीप्लाई कर रहा हूं बैठ के पेपर में, जहां टाइम पूरा मेरे को मिलता है 20-23 मिनट है। फिर यहां से जन्म हुआ कि हमें क्या करना है, डिग्री से परसेंटेज, और जब जरूरत पड़े तो परसेंटेज से डिग्री में कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो हमने कहा चलो अब लॉजिकल बात करो, मजेदार बात करो, तो हम अगले पहर की तरफ मूव करते हैं, पाई चार्ट की, जो बोलता है आपको कि सर डिग्री से परसेंटेज में कन्वर्ट करो ना। अब डिग्री से परसेंटेज करते में आप सभी के लिए 3 मेथड्स बने हैं। एक मेथड नंबर 1 है, एक मेथड नंबर 2 है। ठीक है, 2 मेथड्स हैं। ये मेथड है जो कन्वेंशनल किताबी मेथड है, ये वो मेथड है जो मैं करवाता हूं, आशीष अरोड़ा स्पेशल मेथड है। ठीक है, तो दोनों मेथड आप सभी को आने चाहिए, तभी आप प्रो बन पाओगे। इसकी अपनी अहमियत है, इसकी अपनी अहमियत है, इसकी अपनी जरूरत है, इसकी अपनी जरूरत है, दोनों आने चाहिए ताकि अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाए। ठीक है, हम क्या करना चाह रहे हैं, हम करना क्या चाह रहे हैं, हम सबसे पहले डिग्री को परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं सर। ये चाह रहे हैं। डिग्री का टोटल कितना होता है, डिग्री की टोटल वैल्यू क्या होती है, परसेंटेज की टोटल वैल्यू क्या होती है? अगर डिग्री की होल वैल्यू देखोगे तो होल वैल्यू होती है 360 डिग्री, और परसेंटेज की टोटल वैल्यू देखोगे तो सबको पता है यत्र तत्र सर्वत्र 100%। तो हमें बेसिकली समझना है कि कोई चीज अगर डिग्री में दी गई है तो वो परसेंटेज में कितनी होगी, कोई वैल्यू परसेंटेज में दी गई है तो वो डिग्री में कितनी होगी। तो यहां से ना जो मेथड नंबर 1 कहता है कि देखो 360 डिग्री भी टोटल रिप्रेजेंट कर रहा है, 100% भी टोटल रिप्रेजेंट कर रहा है, 360 डिग्री भी टोटल रिप्रेजेंट कर रहा है, 100 भी टोटल रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मतलब ये दोनों बराबर हो गई, ये दोनों बराबर हो गई। मतलब 360 डिग्री जो है वो बराबर हो गई 100% के, मतलब 1 डिग्री जो है या 1% जो है वो बराबर हो गया 360/100 डिग्री के, मतलब 1% बराबर हो गया किसके, 3.6 डिग्री के, और 1 डिग्री बराबर हो गई 1/3.6% के। तो बेसिकली मेथड नंबर 1 ना फॉर्मूला बना के दे देती है, एक ये फॉर्मूला बना के दे देती है। वो कहती है कि जब कोई तुम्हें परसेंटेज दे दे, जब कोई तुम्हें परसेंटेज दे दे तो तुम 3.6 से मल्टीप्लाई करके बता दो कि कितनी डिग्री है। जैसे कि मान लो कोई परसेंटेज दे दिया किसी ने 20%, 30%, 25%, 50%, 80%, तो कहते हैं जब कोई आपको परसेंटेज दे देना तो 1% का मतलब है 3.6 डिग्री,
1% का मतलब है 3.6 डिग्री। तो तुम उठा के सीधा सीधा 3.6 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दो। 1% का मतलब 3.6 डिग्री है, तो 10% का मतलब हो गया 36 डिग्री। 1% का मतलब 1% का मतलब 3.6 डिग्री है, तो 20% का मतलब हो गया 20 इंटू 3.6 डिग्री। 1% का मतलब अगर 3.6 डिग्री है तो 30% का मतलब हो गया 30 इंटू 3.6 डिग्री। 1% का मतलब अगर 3.6 डिग्री है तो 25% का मतलब हो गया 3.6 डिग्री। 1% का मतलब अगर 3.6 डिग्री है तो 50% का मतलब हो गया 50 इंटू 3.6 डिग्री। 1% का मतलब अगर 3.6 डिग्री है तो 80% का मतलब हो गया 3.6 डिग्री, 80 इंटू 3.6 डिग्री। तो ये कितना आ गया? ये आ गया 72 डिग्री। ये क्या आ गया? 108 डिग्री। ये कितना आ गया? 25 36 90 डिग्री। ये कितना आ गया? 180 डिग्री। और ये कितना आ गया? 288 डिग्री। तो ये ऐसे चलता जाता है, कहानी जो है ऐसे चलती जाती है। ये कहते हैं जब आपने डिग्री से परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आप ऐसे क्यों नहीं करते? ऐसे कर दो, परसेंटेज से डिग्री में कन्वर्ट करना है, ऐसे कर दो। कोई आपको बोले कि ये सारी परसेंटेजेस हैं, आपको बताना ये सारी परसेंटेजेस अगर डिग्री में लिखी जाएंगी तो डिग्रियां क्या होंगी? अगर ये सारी परसेंटेजेस मैं डिग्रियों में लिखना चाहूं तो इसकी डिग्रियां क्या होंगी? तो डिग्रियों में बताने के लिए 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 से मल्टीप्लाई कर दो, ये सारी की सारी डिग्रियां होंगी। वहीं दूसरी तरफ वो क्या कहता है? वहीं दूसरी तरफ वो क्या कहता है? जब आपको डिग्री से परसेंटेज की तरफ जाना हो, 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 तो क्या करो? वो कहता है डिग्री से परसेंटेज की तरफ जाना हो ना अगर, तो एक डिग्री का मतलब है 1 डिवाइडेड बाय 3.6 परसेंटेज। एक डिग्री का मतलब है 1 बाय 3.6 परसेंटेज। एक डिग्री का क्या मतलब है? 1 बाय 3.6 परसेंटेज। तो अगर आपको बताना है कि इस डिग्री का कितना परसेंटेज है तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 1 बाय 3.6 डिग्री से, इसको मल्टीप्लाई कर दो 1 बाय 3.6 डिग्री से, इसको मल्टीप्लाई कर दो 1 बाय 3.6 से, 1 बाय 3.6 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो 1 बाय 3.6 से, इसको मल्टीप्लाई कर दो 1 बाय 3.6 से, इसको मल्टीप्लाई कर दो 1 बाय 3.6 से, तो पता लग जाएगा परसेंटेज कितना है। तो यहाँ पता चल रहा है 10% है, यहाँ पता चल रहा है 20% है, यहाँ पता चल रहा है 30% है, यहाँ पता चल रहा है, इसको ऊपर लिखोगे काटोगे पिटोगे 25% है, यहाँ पता लग रहा है 50% है, तो ये वैल्यू परसेंटेज में आ गई। पर ये बड़ा किताबी मेथड है, देखो सच बताऊं तो एक तो 3.6 से मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना इतना आसान है नहीं। अभी ये तो साधारण वैल्यूज हैं। अगर ये यहाँ पे 37.5% बोल देता ना एक बार, अगर ये यहाँ पे 37.5%, 36%, 38%, 45%, 42%, 21%, 22% बोल देता ना, पसीने आ जाते इनको डिग्रियों में कन्वर्ट करते समय 3.6 से मल्टीप्लाई करके। और सेम यहीं पे ये तो इतनी प्यारी प्यारी डिग्रियां हैं। अगर डिग्री होती ना 43.2 डिग्री, या ये डिग्री होती ना 43.2 डिग्री, या ये डिग्री होती 79.6 डिग्री, या ये डिग्री होती 100.8 डिग्री, पसीने अलग लेवल पे आ रहे होते इसको 3.6 से डिवाइड करते हुए। कई बच्चों के मन में पता क्या आ रहा होगा? कई बच्चों के मन में आ रहा होगा सर मैं इसको 18/5 भी तो लिख सकता हूं ना, 18/5 18/5 18/5 18/5 18/5 18/5, इसको 5/18 5/18 5/18 5/18 5/18। अगेन बात वही है, बट क्वेश्चन वही का वही खड़ा है कि थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड परसेंटेजेस या थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड डिग्रीज विल मेक इट मोर सिवियर। सो लेट्स कम टू द सेकंड मेथड। पानी पी लो आप भी। ठीक है, तो अब यहां से आते हैं सेकंड मेथड के ऊपर, मेथड नंबर 2। ठीक है, मेथड नंबर 2 क्या कहता है? मेथड नंबर 2 कहता है आप स्टैंडर्ड डिग्रीज याद ही रख लो। आप एक काम करो, आप बताओ क्या आपको पता है 36 डिग्री 360 डिग्री का कितना परसेंटेज है? क्या आपको पता है 72 डिग्री जो है 360 डिग्री का कितना परसेंटेज है? क्या आपको पता है कि 90 डिग्री 360 डिग्री का कितना परसेंटेज है? कुछ स्टैंडर्ड टर्म्स आपको याद करनी पड़ेंगी। 18 डिग्री 360 डिग्री का कितना परसेंटेज है? क्या आपको पता है 108 डिग्री 360 डिग्री का कितना परसेंटेज है? क्या आपको पता है 54 डिग्री 360 डिग्री का कितना परसेंटेज है? पहले तो मेरे को ये बताओ, क्या बिना पेन चलाए बता सकते हो क्या 360 डिग्री का कितना परसेंटेज होता है? मैंने कहा जी बड़े भाग के 10% होता है। क्या बता सकते हो क्या ऐसे कि 72 डिग्री 360 डिग्री का कितना परसेंटेज होता है? मैंने कहा जी बड़े भाग के 5 बार कटेगा तो ये 20% है। क्या बता सकते हो क्या 90 डिग्री 360 डिग्री का कितना परसेंटेज है? भाई 1/4 होता है 25% है। क्या आप बता सकते हो क्या 18 डिग्री 360 डिग्री का कितना परसेंटेज है? 5% है। 108 डिग्री 360 डिग्री का कितना परसेंटेज है? 0 से 0 कटेगा 36 दिया 108 30% है। 54 डिग्री कितना परसेंटेज होगा? भैया इसका आधा है, 108 का आधा है तो 30 का भी आधा हो जाएगा 15%। ठीक है, अब मैं आपको एक अलग चीज बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर आपको पता है कि 36 डिग्री 10% है तो 3.6 डिग्री 1% होगा, ऑब्वियस सी बात है। इसका आपने 1/10 कर दिया तो इसका भी 1/10 होगा। 7.2 डिग्री ऑब्वियसली 2% होगा। 9 डिग्री 2.5% होगा। 1.8 डिग्री 0.5% होगा। 10.8 डिग्री 3% होगा। 5.4 डिग्री 1.5% होगा। मेरे को एक बात बताओ, ये याद करने में कितने जन्म लगेंगे हमें? कितने जन्म लगेंगे हमें याद करने में? चलो याद कराता हूं भाई। 360 का 1/10 होता है 36 डिग्री, तो 36 डिग्री अगर पता है ना तो इससे कितने सारे याद हो जाते हैं मैं बताता हूं। देखो 36 डिग्री 10% है तो 3.6 डिग्री 1% होगा, ऑब्वियस सी बात है। 36 का डबल होता है 72, तो 36 का डबल हो गया 72, तो 10 का डबल हो गया 20%, और 72 डिग्री अगर 20% है तो 7.2 डिग्री 10% होगा। एक सिंपल सी बात समझो, 36 का आधा होता है 18 डिग्री, 18 डिग्री 18 डिग्री, अगर 36 का आधा है 18 तो 10 का आधा होगा 5। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। 36 का 3 टाइम्स होता है 108, तो 10% का 3 टाइम्स होगा 30%। ठीक बात है। और अब समझो 18 डिग्री तुम्हें पता है कि 5% होता है, तो 18 का 3 गुना 54 डिग्री 15% होगा। और उसके बाद तुम्हें पता है कि भाई 90 डिग्री तो पूरी 360 डिग्री का 1/4 होता है, तो 25% होगा। अब 90 डिग्री अगर 25% है तो इसका 1/10 9 डिग्री, इसका 1/10 2.5% 2.5% होगा। और इसका 18 डिग्री अगर 5% है तो 1
ठीक है, अब ठीक है, मजामा? ठीक है, तो बता दो लाइव चैट में सारे के सारे बच्चे की अब ठीक है। तो थोड़ा बहुत इंटरनेट है भैया, थोड़ा बहुत तो कई बार परेशान कर जाता है, तो चलिए आते हैं वापस। तो हमें पता लग गया कि 36 डिग्री अगर 10% है तो 36 का डबल 72 डिग्री 20% होगा। 36 डिग्री अगर 10% है तो इसका 3 गुना 108 डिग्री 30% होगा। अभी हमें पता है कि 36 डिग्री 10% है तो उसका आधा 18 डिग्री 5% होगा। ठीक बात, समझ गए? और हम जानते हैं यार, ये जो 90 डिग्री है पूरा 360 डिग्री का 1/4 होता है, तो 1/4 मतलब 25% हो गया। तो ये सारी बातें बड़ी क्लियर दिख रही हैं। 18 डिग्री अगर 5% पता है तो उसका 3 गुना 15% होगा, वो 18 डिग्री का 3 गुना 54 डिग्री होगा। तो ये बातें हम समझ रहे हैं ना। तो 36 डिग्री 3.6 डिग्री, 36 डिग्री अगर 10% है तो 3.6 डिग्री 1% होगा। 72 डिग्री अगर 20% है तो 7.2 डिग्री 2% होगा। 90 डिग्री अगर 25% है तो 9 डिग्री क्या होगा 2.5% होगा। 18 डिग्री अगर 5% है तो 1.8 डिग्री 0.5% होगा। 108 डिग्री अगर 30% है तो 10.8 डिग्री 3% होगा। 54 डिग्री अगर 15% है तो 5.4 डिग्री 1.5% होगा। तो मुझे एक बात बताओ, बेसिक वाले तो सारे कवर हो ही गए, इसके अंदर थोड़े टेढ़े वाले बताओगे क्या? जैसे कि मान लो ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये बताओ, ये बताओ। अब ये जो है ना, इसको तुम नहीं बता सकते ना 3.6 से ना 5.8 से डिवाइड वगैरह करके, फिर तो बहुत लेंथी कार्यक्रम हो जाएगा तुम्हारे लिए, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। अब इसको करो इस अंदाज से, जिस अंदाज से मैं बताऊंगा। अब ये दिखने में कितने कॉम्प्लिकेटेड डिग्रीज हैं, पर मेरे को एक बात तो बताओ, मेरे को एक बात तो बताओ, अगर मैं इसको लिख दूं 36 डिग्री प्लस 7.2 डिग्री, तो ये क्या ही रह गया? 10% प्लस 2% यानी कि 12%। अगर मैं इसको लिख दूं 72 डिग्री प्लस 7.2 डिग्री मतलब 20% प्लस 2% यानी कि 22% हो गया। ये देखो, ये इसको मैं लिख दूं अगर 54 डिग्री प्लस 3.6 डिग्री, तो ये 15%, 15% प्लस 1% 16% हो गया। ये देखो, इसको अगर मैं लिख दूं 90 डिग्री प्लस 7.2 डिग्री, तो ये 25% प्लस 2% 27% हो गया। ये देखो, इसको मैं लिख दूं अगर 72 डिग्री प्लस 3.6 डिग्री, तो ये 20% प्लस 1% हो गया। इसको अगर मैं लिख दूं 90 डिग्री प्लस 10.8 डिग्री, तो ये कितना हो गया 25% प्लस 3% 28% हो गई वैल्यू। ठीक है, तो देखो कितनी जल्दी कहानी आसान हो जाएगी, कॉम्प्लिकेटेड डिग्रीज की भी और सिंपल डिग्रीज की भी। तो कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड कहानी बनेगी तुम बना लोगे, अब तो बना लोगे ना। तो उसके लिए बस तुम्हें सबसे पहला काम है इनको रट लेना है, जो तुम 4-5 बार पढ़ लोगे तभी रटा जाएगा। और बस ये देखना है कि जो भी डिग्री या परसेंटेज या जो भी आया हुआ है वो इनमें से किसमें टूट रहा है, बस, और कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं। जैसे मुझे दिखाई दे रहा है कि मैं 72 डिग्री को तो जानता हूं, तो ये 72 प्लस 7.2 है। मुझे दिखाई दे रहा है कि मैं 36 डिग्री को तो जानता हूं, तो 36 प्लस 7.2 है। मैं 54 को तो जानता हूं, तो ये 54 प्लस 3.6 है। मैं 90 को तो जानता हूं, तो ये 90 प्लस 7.2 है। मैं 72 को तो जानता हूं, 72 प्लस 3.6 है। मैं जानता हूं किसको 90 डिग्री को, तो 90 डिग्री प्लस 10.8 डिग्री है। तो बस ऐसे ही क्लियर करते हुए चलना है। तो इसको बोलते हैं परसेंटेज टू डिग्री। ठीक है, ठीक है, परसेंटेज टू डिग्री अभी तक हमने सीखा है।